अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर चलाना शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने जहां PMLN को लाडला कहा और ये कहा कि आप अवाम की हिमायत से नहीं आ रहे हैं, तो वहीं पर PMLN की तरफ से भी जवाबात आए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने बिलावल भुट्टो को जवाब दिया और कहा कि जनाब ये आप जो सारी दुश्मन तराजी कर रहे हैं, इसमें देखिए कि आप ख़ुद भी कभी लाड ले रहे हैं। फिर उसके बाद अब दोबारा से बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिए हैं, तो साद रफ़ीक साहब ये भी कहने लगे कि सिंध का भी इस वक्त जो हाल है उसमें ज़रूरी है कि सिंध भी निजात हासिल करे उस पुराने सिस्टम से जो 15 साल से इस पर मुसल्लत है। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक और अहम PTI के रहनुमा साबिक MNA अली नवाज़ अवान साहब काफ़ी दिनों की एक गुमशुदगी के बाद मंजर आम पर आए हैं और आज वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा भी बन गए हैं। उनकी तरफ से कोई गुफ्तगू तो नहीं इस मौके पर की गई, अलबत्ता एक तस्वीर ज़रूर जारी हुई है जिसमें देखा जा सकता है अली नवाज़ अवान साहब को। जहांगीर खान तरीन और अलीम खान भी इस मौके पर मौजूद हैं। तो ये क्या सिलसिला है, क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस तरह वाकई मुस्तहकम हो जाएगी? इस तरह लोगों के शामिल होने से इस पर भी बात होगी और फिर आगे चलकर मुल्क की मईशत के ऊपर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बात करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं PP और नून लीग की सियासत एक दूसरे पर फिर से तनकीद शुरू हो चुकी है, इसको हम जेन्युइन तनकीद समझें या सिर्फ ड्रामेबाजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए, ये जेन्युइन तनकीद है। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये चाहे ये तो आप कह सकती हैं कि PDM हो या कुछ हो, इनका जो इत्तेहाद होता है वो आर्जी होता है। अच्छा। लेकिन ये नहीं है कि इनका आपस में इख्तलाफ जो है वो ख़त्म हो जाए या हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ इस तरह से शिरो शिकर हो जाए। इत्तेहाद ड्रामेबाजी होता है या इख्तिलाफ ड्रामेबाजी? सियासत में पाकिस्तानी जो सियासत है, और ख़ास तौर पर वैसे तो पूरे बिलूम पूरे थर्ड वर्ल्ड की सियासत, लेकिन बिलखुसूस पाकिस्तान की सियासत है ही ड्रामेबाजी। अच्छा। मुझे यहाँ ये बताएं कि कौन सी सियासी जमात है या कौन सा सियासी लीडर है जो वक्त ब ज़रूरत ये ड्रामेबाजी नहीं करते। कभी कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दोस्त कल के दुश्मन, और कल के दोस्त फिर दोबारा दुश्मन और दोस्त, ये खेल चलता रहता है। और कभी ये एक दूसरे को तारीफ़ें करते नहीं थकते, कभी एक दूसरे के पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करते थकते। तो ये आप इसको ये ना समझें कि ये कोई बड़ी मुश्किल बुनियादों पे चीज़ है। हो सकता है कल फिर यही साद रफ़ीक साहब आपको दोबारा, इनकी क्रेडिबिलिटी भी तो ख़राब होती है ना। अवाम देख नहीं रहे, अवाम सोच नहीं रहे कि हम कल की इनकी बातों पे यकीन करेंगे, आज की बात पे यकीन करें। नहीं तो यही तो अलमिया। अब अवाम करें क्या? आप देखिए, नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी देख लें, इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ देख लें। तीनों में लीडरों ने क्या कुछ नहीं किया। किसी ने कहा यू टर्न लेना तो अच्छी बात है। आपके ख्याल से क्रेडिबिलिटी खराब होती है इससे सियासतदानों की, जमातों की? वो समझते हैं कि नहीं होती, लेकिन मेरे और आप जैसे जो लोग हैं वो ज़रूर ये समझते हैं, लेकिन मेरे या आपके समझने से, सोचने से कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। चौधरी साहब, ये जो अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है, इससे कोई इलेक्शन में फ़ायदा होगा? वाकई कोई पीपल्स पार्टी का वोटर ये समझ लेगा कि भाई जेन्युइनली बड़ी तनकीद हो रही है PMLN पर और कल ये दोबारा से एक दूसरे के साथ बैठ के इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, तो क्या कौन सी बात को सच माने वोटर सपोर्टर? देखिए, जो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं वो बड़ी शेड्यूल्ड पॉलिटिक्स है। वो PTI का नैरेटिव हैक करना चाहते हैं और उसको जो है वो इस तरह से अडॉप्ट करना चाहते हैं कि अगर उनका ये मामला एंटी नवाज शरीफ जो नैरेटिव है, क्योंकि वो पॉलिटिकली काफ़ी पॉपुलर है, तो वो इस लाइन को जो पॉपुलर लाइन टो कर रहे हैं और उसके लिए ज़ाहिर है उनका जो मतमा नज़र है वो यही है कि वो उसको इलेक्शन जीतें, और इलेक्शन जो है उसको जीतने के लिए वो ये मामलात कर रहे हैं। तो अगर तो ये क्लिक हो जाता है तो इसका उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी का वजूद कोई नहीं है। मतलब पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो तकरीबन एक ही फुटिंग पे है इस वक्त। दोनों के पास उम्मीदवार नहीं है और दोनों के पास वोटर भी नहीं है। तो आज जो मामला इस तरह से कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इनकी बेल मुंडे चढ़ेगी। लेकिन चोई साहब, अगर आप तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें तो पंजाब की हद तक तो उनके पास बहरहाल फिर भी पीपल्स पार्टी से बेहतर बंदे मौजूद हैं और ज़्यादा तादाद में बंदे मौजूद हैं।
लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों के पास वोटर है या नहीं। ये मिसाल के तौर पे आप देखिए ना कि उनके जितने भी लोग हैं पीटीआई के जो टूट के आए हैं, मिसाल के तौर पे अलीम खान साहब हैं, मिसाल के तौर पे खुद जहांगीर खान तरीन साहब हैं, मिसाल के तौर पे आज अली नवाज अवान साहब शामिल हो गए हैं, मिसाल के तौर पे नुमान लंगरेवाल साहब हैं, मिसाल के तौर पे वो सारे लोग जो उनसे मुनहरिफ होकर इधर आए थे वो सब लोग मुराद रास हैं, फिरदौस आशिक अवान हैं। अच्छा, आप इन सारों में से जो है 2-3 को बस अलहदा कर दें। अगर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट ना हुई तो ये तो अपनी ज़मानतें भी अपना फ़र्क करा बैठेंगे। ये सारी परसेप्शन है। देखिए, जहांगीर साहब ने इलेक्शन लड़ा था गवर्नमेंट के अंदर रह के, और वडोदरा से इलेक्शन हार गए थे सदीक खान बलोच की ग्रुप की तरफ से। ये बात रिसेंट पास्ट में कोई, मतलब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इस तरह से अलीम खान साहब का जो लाहौर में किस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इलेक्शन लड़ेंगे और जिसमें नून लीग जो है वो अपनी सीट कुर्बान करेगी, ओन चौधरी साहब भी उम्मीदवार हैं। इन 3 के अलावा तो मुझे कोई और जो है वो अब नुमान लंगड़ियाल साहब हैं या बाकी जिनका आपने नाम लिया है, यही तो वो गलत परसेप्शन है। ये सारे जो हैं सर, वो तो आपकी बात ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं उम्मीदवार तो है ना, वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, जीते या नहीं जीते वो तो एक अलग सवाल है। आप तो ये बात कह रहे थे ना कि उम्मीदवार नहीं है, तो हम वो ये कह रहे थे कि बज़ाहिर तो उम्मीदवार हैं, अब उन्हें अवाम सपोर्ट करेगी या नहीं वो एक अलग बात है। हमारा भी तज्जिया आपसे मुत्तफिक हो सकता है कि वाकई वो शायद नहीं। चलें, आप बज़ाहिर की बात कर रहे हो, मैं तो प्राइमा फेशी बात कर रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं तो उम्मीदवार उसको समझता हूँ जो इलेक्शन जिसके ऊपर हल्के में खड़ा और जो उसको लोग कहें कि हाँ जी ये भी इलेक्शन में कंसीडर करें। मेरा नहीं ख्याल कि ये तमाम दोस्त अब मतलब अल्लाह इनको कामयाब करे अपनी सियासत में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनके बारे में अवाम का कोई ऐसा अपने अपने हल्कों में परसेप्शन होगा। बुनियादी तौर पर ये सारे लोग जो हैं ये आगे किए जा रहे हैं कि ताकि एक जो किंग्स पार्टी है जो जिसको बिलावल भुट्टो साहब जो हैं आजकल तनकीद पे लिए बैठे हैं, और मैं नहीं समझता ये तनकीद जो है असल है, ये जाली तनकीद है। इलेक्शन के मामला माहौल के मुताबिक ये है, इलेक्शन के बाद ये बाहम शीरो शक्कर होंगे सारे और एक ही थाली में बैठ के सारे खाएंगे, अपनी अपनी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे। ठीक, लेकिन इमरान साहब जो अभी बात कर रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है ये भी जो अभी चौधरी साहब ने छेड़ी है, लेकिन ये आपको लगता है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके लिए वाकई कैंडिडेट तलाश करना मुश्किल है? और ये सवाल जो कि बड़ा रेलेवेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो उनके इस वक्त सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ पार्टी की सियासत के बारे में जानते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अच्छा कुंडी साहब, सबसे पहले तो ये जो इस वक्त तनकीद हो रही है PMLN के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, उधर से भी वैसे अब जवाबी काम शुरू हो चुका है, तो ये जो तनकीद है ये क्या जेन्युइन तनकीद है? क्योंकि हम तो इस कंफ्यूजन का शिकार हैं कि कल तो आप लोग इनकी तारीफें कर रहे थे, आज आप इन पर तनकीद कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सियासत में इत्तेहाद भी बनते रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, इलेक्शंस भी होती हैं, तनकीद भी होती है, तारीफ भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने अगर तनकीद की है, हम हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप या हमारे जो कोलीग्स हैं हम उनकी इज्जत और एहतराम भी करते हैं। पॉलिटिकल हम तनकीद करते हैं, हम PTI की तरह गालम गलोच वाली नहीं है कि हम गालम गलोच दें या विरोधी पैल्ट बातें करें। पॉलिटिकल तनकीद हम करते रहेंगे। जहाँ तक आपने बात की है तनकीद की, देखें 2-3 चीजें हैं। हम आज ये कह रहे हैं कि जो चीज 2017-18 में PTI के लिए गलत थी वो अगर मेरे साथ या PMLN के साथ हो रहा है तो वो भी गलत है। अगर हमने उस वक्त बात की थी कि हम वोट को इज्जत देंगे, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होती थी मियां साहब की तरफ से, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, वो एक पर्सनल मैटर था, उन्होंने उनको माफ कर दिया, बता दिया कि जी मैंने माफ कर दिया और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन जो 2-3 चीजें थी वो तो पॉलिटिकल थी। सवाल हमेशा हर जलसे में क्या मियां साहब ने नहीं किया, क्या PDM के हर जलसे मियां साहब ने नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला या वोट को इज्जत दो या जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो हम कहते हैं ये चीज ठीक है। अगर आपने वो बात की तो आप लंदन से आके आपने वो बयानिया छोड़ दिया और आपने एक और बयाने पे आ गए। और जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वोट किया था, उस वक्त मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा और उनके जो लीडरान हैं पार्लियामेंट में जो मौजूद थे, क्या क्या तकरीर उन्होंने नहीं की हमारे खिलाफ, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को किस चीज से
किस लगबाज से जो है वो नहीं कहा, तो फिर उन्हीं के पास गए। और बात है हम तो हमेशा कहते थे कि पॉलिटिकल उसमें इतना स्पेस रखना चाहिए, कल आप उनके साथ बैठे आमने सामने, कम से कम आप आंखें मिला सकें। तो ये चीजें हम कहते हैं फ्री एंड फेयर। लेकिन अब इसमें मेरे एक दो सवाल है कुंडी साहब। मेरी पहली बात तो ये है इसमें, फैसल भाई ये बताइएगा जरदारी साहब का जो आज का स्टेटमेंट है उसको और बिलावल साहब की जो तनकीद है वो तो 180 डिग्री डायमेट्रिकली डिफरेंट है, तो किसकी बात का यकीन करें और किसकी बात का ना यकीन करें? मेरे भाई आप दोनों बातों पे यकीन करें। जरदारी साहब ने जो आज बात की है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की और इलेक्शन कमीशन के हवाले से की है। इलेक्शन कमीशन को तो हमेशा जो है हमने कहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद, और इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। जहाँ तक बाकी चीजें हैं वो देखें, बिलावल साहब जो तनकीद करे वो और चीजें हैं, उस पर अगर आप देखें, आप मुझे बताएं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, हम मानते हैं बिल्कुल उनको इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए, हम बिल्कुल भी मानते हैं। जो इज्जत और एहतराम उनको मिल रही है सिविलियन ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, क्या बाकी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मिल रही है? अगर मिल रही है तो हम कहते हैं कि ये बराबरी है, अगर नहीं मिल रही है तो फिर ये जो है वो एक हम कहते हैं कि वो इदारे तो सर ये तो इलेक्शन कमीशन ने कराना ना। अगर इलेक्शन कमीशन पे आपका एतमाद है और दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो फिर ये किसका कसूर है? इलेक्शन कमीशन की ओवरसाइट में निगरान हुकूमतें काम करती हैं, और सिर्फ ये अपने लिए आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं या बाकी पॉलिटिकल जमातों को भी आप चाहते हैं कि ट्रीटमेंट को ऐसे ही हो जैसे आपके साथ हो? हम हर जमात के लिए मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बस पार्टी को ले, हमें तो कभी बिली, हम तो कहते हैं तमाम सियासी जमातों को, और लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं चाहिए। पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, PMLN को, PTI को, जिस जमात को वोट करना है, पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना चाहिए। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका जो अगला जो अगर सिलेक्शन हुई खुदा न खासा, तो वो साल डेढ़ भी सिलेक्शन नहीं चलेगी। आवाम अब ये चीज कबूल नहीं करती। आवाम कहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। और ये तासुर मियां साहब दे रहे हैं, हमेशा उन्होंने इदारों को धकेला है सियासत में, अब वो तासुर देना चाह रहे हैं कि भाई हमारी तो सिलेक्शन हो चुकी है। आप देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी, जी हमारी तो जो है वो डील हो चुकी है, मैच फिक्स हो चुका है। तारड़ साहब के बीच में स्टेटमेंट आई थी जिसपे उन्होंने बकौल नदीम चांद साहब गल हो गई है सर, वो गल हो गई तो उसने कहा है ना, अपने तारड़ साहब ने कहा कि गल हो गई है। सानू की पता कि किस नाल गल हुई, गल हो गई तो इशारा तो यही होना था कि मेरी गल हो गई, क्या नाल गल हुई है पता नहीं। लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब ये फरमाइएगा कि जो आप बातें कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले 2-3 दिन से जो जलसों में तकरीरें कर रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, उनसे तो बज़ाहिर बहुत सारे जो तज्जियाकार हैं वो ये नतीजा निकाल रहे हैं कि वो भी ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो या ना हो, लेकिन जो चीज़ें इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की तरफ झुकी हुई हैं वो उनका रुख वहाँ से हट जाए और वापस बिलावल साहब की तरफ आ जाए। नहीं, ये बिल्कुल ऐसे गलत है। हमने कभी नहीं कहा कि रुख हमारी तरफ आए। हम ये कह रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की आवाम में रिजेक्ट करती है, हम इससे कोई सरोकार नहीं है, बिल्कुल रिजेक्ट करे। अगर पाकिस्तान की आवाम किसी को कहती है कि बिल्कुल आप आए पार्लियामेंट में, उनका हक बनता है कि वो आए। ऐसी चीजें जो है नहीं होनी। हम कभी भी नहीं कहते कि हम सिलेक्शन के लिए आए। चलिए, अगर कुंडी साहब ये फिलहाल इसी तरह चलता है और PMLN थोड़ी बहुत मेजोरिटी के साथ आ भी जाती है सामने इलेक्शन के बाद, आपको इत्तेहाद की दावत मिलती है कि मिलकर हुकूमत बना लेते हैं जैसे पहले बनाई थी, तो क्या आपको ऐसा इत्तेहाद काबिल कबूल होगा जिसमें आपको लगे कि PMLN को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया गया? देखिए, जब सिलेक्शन होगी तो मैं नहीं समझता कि कोई इसको जो है उस वक्त की जमातें जो है उसको एक्सेप्ट करेगी। सिलेक्शन को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, इलेक्शन होता है, उसमें अगर PMLN को वोट मिलता है, उसके बाद पाकिस्तान की बाकी जमातों की लीडरशिप ने फैसला करना है कि उन्होंने किसको वोट देना है। लेकिन कुंडी साहब, ये सारी बातों में फिर अवाम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं होता रहता है, हम इत्तेहाद भी बनाते हैं, हम मुखालिफ भी होते हैं, ये सियासत है, लेकिन इसको फिर माजरत के साथ आम आदमी ये भी कहता है कि ये कैसी सियासत है, हम कौन सी वाली बात का यकीन करें? जब आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ अच्छा है, या जब आप कहते हैं कि नून लीग तो महंगाई लीग है, तो हम कौन सी वाली बात का यकीन करें? आप उस बात की यकीन कीजिए जो PMLN कहती है। PMLN के हमारे जो दोस्त हैं, जब वो आपके प्रोग्रामों में आते हैं, वो कहते हैं मियां साहब को जो पुराना दौर है उसकी बात करें। उन्होंने 16 महीने की बात नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने में जो कारकर्दगी की है, अगर वो कहते
कि जी आप 16 महीने की बात करें, शहबाज शरीफ साहब को भी वो याद करें, उनके टेनोर को तो इग्नोर करते हैं। कहते हैं मियाँ साहब के पुराने टेनोर की बात करें, जो मियाँ साहब जब वजीर आजम थे, तो शहबाज शरीफ साहब भी वजीर आजम थे, ठीक है, इत्तेहादी जमातों के वजीर आजम थे, लेकिन मसला ये नहीं है। बस हम तो कहते हैं, हम तो ओन करते हैं, हमारी जो मिनिस्ट्रीज थी, हमने जो हम कैबिनेट में बैठे रहे, हम अपने अमालनामे के साथ अवाम में जाने को तैयार, हम अवाम में जा रहे हैं, हमने 3 कन्वेंशन। लेकिन उस वक्त सर आप तो शहबाज शरीफ साहब की भी तारीफ करते थे ना, आप लोग कहते थे हमारे भी वजीर आजम। लेकिन चलिए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये फरमाइए पंजाब, चलिए जब आप वजीर आजम बनते हैं या वजीर आला बनते हैं और या प्रेसिडेंट बनते हैं, आप पूरे मुल्क के होते हैं, फिर आप किसी जमात के या किसी के नहीं होते, पूरे मुल्क के होते हैं। अच्छा ये फरमाइएगा सर कि ये पंजाब में क्या पोजीशन है आप लोगों की? तो फैसल ये बताइएगा कि सर ये बाप पार्टी के साथ आपके मामलात कैसे हो? सेनेट में तो आपने बड़ा अच्छी तरह मैनेज किया, अभी बाप पार्टी जो है वो तो किसी और घोंसले में बैठ गई है, तो आपसे कुछ मिस मैनेजमेंट हुई है या मिस कैलकुलेशन हुई है? फैसल साहब देखिए, 2 चीजें हैं, एक होता है इलेक्शन से पहले का इत्तेहाद, एक होता है इलेक्शन के बाद का इत्तेहाद। हमारी नजर जो है इलेक्शन के बाद के इत्तेहाद पे है, नंबर गेम्स के ऊपर है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद हम इत्तेहाद बनाएंगे, नंबर गेम्स लेके आएंगे, और अगर हमारी नंबर गेम अच्छी होगी तो हम अपनी इत्तेहादी जमातों को बोलेंगे हम प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट हैं, अगर किसी और की होगी तो उनका हक बनता है कि वो हुकूमत बनाए। लिहाजा हमारा फोकस सारा जो है वो इलेक्शन के बाद के इत्तेहाद पे है। और अभी भी अदम एतमाद में अगर आप देखें, जब वजीर आजम पे हो रहा था तो बहुत सी मेजॉरिटी जमातों ने आसिफ अली जरदारी साहब को गारंटर रखा था कि ये हमारे गारंटर हों और हम फिर वोट करेंगे। अच्छा ये मैं पंजाब के हवाले से जानना चाह रही थी, कुंडी साहब आपके पास पंजाब में कैंडिडेट हर हल्के में मौजूद होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पंजाब का बैटल फील्ड, तो यहाँ पर क्या पोजीशन है पीपल्स पार्टी की? पंजाब का बैटल फील्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम मानते हैं कि हम सेंट्रल पंजाब में कमजोर है, लेकिन माजी में भी जब हमारी 2008 में हुकूमत आई थी, हमें इतने खातिर ख्वास सीटें उस वक्त भी पंजाब से नहीं मिली थी, हमने एलाइज के जरिए जो हुकूमत बनाई थी। अब अगर मियाँ साहब भी कहते हैं कि उनकी पंजाब में 120 पता नहीं कितनी रनसोलो साहब कह रहे हैं हमारी सीटें आ रही हैं, तो फिर वो बैसाखियों का सहारा क्यों ले रहे हैं? फिर वो जा रहे हैं सिंध में MQM के पास, इधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास, और किस जमातों के पास, उनका जमहूरी हक है वो इत्तेहाद करें। लेकिन फिर अगर आपके पास आपका कोटा पूरा है, आप तो बड़ी क्लीन स्वीप कर रहे हैं पंजाब में, तो फिर आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन फैसल करीम अपना भी तो सर बताए ना, आपके कैंडिडेट होंगे हर जगह पे क्या? इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट्स होंगे और इंशाल्लाह अगली हुकूमत अल्लाह के फजल से हम बनाएंगे और हम आपको दिखाएंगे। अच्छा कुंडी साहब, गुजारिश ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो आपने अभी जिक्र किया कि वो सिंध में क्यों जा रहे हैं और बलूचिस्तान में क्यों जा रहे हैं, तो ये तो तमाम सियासी जमातें करती हैं, और तमाम माजी में आप देखें जरदारी साहब भी हर जगह पे जाते रहे, और अब भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो KP में जाके बड़ी मेहनत कर रहे हैं और लोगों के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि उनके लिए गलत है कि वो क्यों सिंध जाएँ या बलूचिस्तान जाएँ? देखिए, हमने कभी एतराज नहीं किया कि PMLN जो है वो क्यों जा रही है, हमने कभी एतराज नहीं किया। सिंध आए, हमने उनको वेलकम किया कि वो आए, इत्तेहाद बने, हमने कभी भी ये नहीं कहा। लेकिन हम मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि वो तो पंजाब क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो उनको तो बाकी सूबों में जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब अगर आपके पास कमजोरी तो आप जाएंगे, हम तो कभी नहीं कहता इत्तेहाद बनाए, उनका जमहूरी हक है, वो GDA के साथ बनाए, MQM के साथ बनाए, KP में जाके बनाए, बलूचिस्तान में जाके बनाए, हमें कोई इतराज नहीं है, उनका जमहूरी हक है, हम कभी भी इतराज नहीं करेंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि GDA और MQM के साथ मिलके क्या पीपल्स पार्टी के लिए वो सिंध में कोई मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? देखिए, GDA और MQM हमेशा हमारे पहले भी खिलाफ रही है, तो पहले भी उन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा और हमारे पास इतना स्पेस नहीं कि हम उनको के साथ इत्तेहाद कर सकें, तो कर ले इत्तेहाद, हमारे तो कोई मुश्किल है, हम तो वेलकम किया, हमने तो कहा है कि आए बिल्कुल लड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच। पीपल्स पार्टी सियासत के हवाले से और PMLN के साथ उनके मामला जो उसके ऊपर इंटरेस्टिंग गुफ्तगू। लेकिन इमरान साहब थोड़ी इसमें अब शामिल कर लेते हैं PTI को भी, जो गुफ्तगू हो रही है उसमें हम PTI को भी देख रहे हैं कि उनके साथ क्या मामलात होंगे इलेक्शन में। अभी हम देख रहे हैं कि अली नवाज अवान साहब जो हैं वो आ गए हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, और गुमशुदगी से पहले उन्होंने एक वीडियो बयान भी दिया था कि मैं जो है बिल्कुल PTI के साथ हूँ, अगर मैं बाद में कभी ज्वाइन कर लूँ या कोई बयान दूँ तो उसको मेरा बयान ना समझा जाए। तो अब आप कौन सी वाली बात पे यकीन करेंगे? देखिए, मैं तो उसी बात पे यकीन करूँगा जो ताज़ा तरीन होगी। अच्छा, हाँ, उसकी वजह ये है कि वो पहले उन्होंने ये तो कह दिया था, बड़क तो मार दी थी कि आप मेरी उसी बात पे यकीन करें और नई बात पे ना करें, लेकिन अब जब वो अपने गले में इस तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मफलर भी रख लिया और तस्वीर भी हंसते हुए बड़े, तो वो जो अगर आप तस्वीर देखें तो उसमें बज़ाहिर वो कहका लगा रहे हैं, मुस्कुरा भी नहीं रहे, तो वो फिर इसमें तो अब वो शामिल हो गए हैं। तो अब अगला मुझे तो ये लगता है कि अगला वो इंटरव्यू दें या वो बयान दें या कोई मीडिया टॉक करें तो उसमें वो बता देंगे कि क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद वो बड़े परेशान थे
और इस लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि नहीं, अब उन्होंने नई सियासी जमात के साथ मिल के ही तो अपनी सियासत करनी है। तो ये मामला है, सियासतदान देखें मुख्तलिफ औकात में, मैंने जैसे पहले कहा था बड़ी माजत के साथ कि सियासतदानों ने यहाँ, हमारे यहाँ को उसूलों की सियासत नहीं होती, यहाँ पे सियासत होती है इक़्तिदार के हसूल के लिए, सिर्फ एक ही असूल है। लेकिन उससे पहले वो गायब क्यों हो जाते हैं चौधरी साहब? ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से पहले सब गायब होते हैं, फिर उसके बाद आके इस्तेहकाम ज्वाइन करते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, सब नहीं गायब होते, ये ना वो 2-4 के अलावा। जी चौधरी साहब, मुज़ाकरात करने के लिए जाते हैं ना जी, तो वो मुज़ाकरात तो वो तो सारे, ये कोई बुरी बात थोड़ी है, वो वैसे भी जाके फिर अपनी मर्जी और मंशा से पार्टी ज्वाइन कर। नहीं तो सर, वो मेरा मतलब ये कहने का, वो मुज़ाकरात करें या जिस तरह खुले आम आके वैसे ही भी ऐलान कर दें, हर किसी की चॉइस है। अगर कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आना चाहता है तो इसमें कोई किसी को ममानियत थोड़ी है, लेकिन वो पहले कहीं गायब होते हैं मंजर से, फिर सामने आते हैं। तो फिर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई आप पहले गायब कहाँ हुए, कहाँ चले गए थे, जिसके बाद आप आके आपने पार्टी भी तब्दील कर ली, मौक़िफ़ भी बदल लिया। बापर्दा मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होते हैं ना जी, तो जो दूसरे होते हैं उसमें बहुत सारे लोग टांगे अड़ा देते हैं। ओहो, चलिए, तो इसलिए जो अच्छी चीज़ ये है कि वो खैर आफियत सामने आ गए। बहरहाल उसका ठीक है, चले चौधरी साहब, हम थोड़े कोई ज्यादा जान लेते हैं सर, छोड़ दें। ऐसे लोग हैं वैसे भी समीना तखलीक में ज्यादा सोचने समझने की सलाहियतें काम, पहले सारे चिल्ले पे जाते हैं उसके बाद आते हैं। चले ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं जी। मियाँ साहब ने भी एक कुछ बयान दिए हैं। जब पहले दिन भी उन्होंने तकरीर की थी 21 तारीख को, तब भी उन्होंने कुछ ख़वातीन से मुतालिक बात की। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने ख़वातीन से मुतालिक एक कन्वेंशन में बात की। उसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन भी आ रहा है कि मियाँ साहब जो ख़वातीन हैं जो जलसों में आती हैं उनके हवाले से इस तरह के रिमार्क्स क्यों दे रहे हैं। तो मियाँ साहब, ये क्या वजह आपको नज़र आती है? मियाँ साहब को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो पीटीआई की जो ख़वातीन हैं जो जलसों में आती हैं उनके हवाले से कुछ ऐसे रिमार्क्स हैं जिसके ऊपर उन पर तनकीद हो कि जी ये हमारा कल्चर नहीं है, ये नाचने गाने आती हैं? नहीं, उन्होंने इस तरह की बात तो नहीं की कि जी नाचने गाने आती हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी भी ख़वातीन है, वो आराम से बैठी हुई हैं, वहाँ पीटीआई की ख़वातीन जो हैं वो के वहाँ पे नाच गाना होता है, ये इस तरह के अल्फाज। उन्होंने ये नहीं कहा कि आके वो नाच गाना करती हैं, उन्होंने इसी तरह का ये थे कि उन्होंने कहा कि वहाँ पर वो बैठ के धमाल कर रही हैं इस तरह, हमारी ख़वातीन बैठी हुई हैं वो आराम से बैठी हैं। हाँ जी, तो वो देखिए इसका जवाब तो आपको मियाँ नवाज शरीफ से लेना चाहिए कि जी आप मियाँ साहब ये बताएं कि आप इस तरह सर कर दें तनकीद, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अगर एक बात ठीक नहीं है तो भाई कहना चाहिए कि ख़वातीन के बारे में ऐसे रिमार्क्स ना दें, इसमें क्या परेशानी है? बात ये नहीं है, मेरी बात सुने, आप अगर धक्के से बात उन पर कुछ साबित करना चाहती है, थोपना चाहती है तो थोप दें, साबित कर दें। मैं ये साबित नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं, ऐसे नहीं, आपको गलत लग रहा है। आपको इस बात करने से पहले उनका वो बयान दिखाना चाहिए कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या। चले जी, मेरे प्रोड्यूसर साहब आपके पास अगर बयान है तो दे दें। उसकी वजह ये है कि किसी पे ये बड़ा संगीन इल्जाम है, किसी पे भी हो। देखिए, मैं तो ये बात समझती हूँ कि चाहे कोई भी लीडर हो, पीटीआई के लीडर हो, पीएमएलएन के लीडर हो, पीपल्स पार्टी के हो, किसी भी जमात के लीडर हो, जो भी ख़वातीन से मुतालिक रिमार्क्स हैं वो उनके बिल्कुल भी इस तरह के कंट्रोवर्शियल होने ही नहीं चाहिए जिसके ऊपर जो है वो कोई बात की जाए। और किसी भी जमात की ख़वातीन है वो इक्वली काबिल एहतराम है। देखिए, बात ख़वातीन किसी जमात की तो बात ही नहीं है। ख़वातीन वैसे ही काबिल एहतराम है, और जितने हमारे दीन ने, इस्लाम ने ख़वातीन को हुकूक दिए उतने तो किसी ने भी नहीं दिए, और हम तो हमेशा से हकूक़ ख़वातीन जो है उनके अलमबरदार। मैं चौधरी साहब से भी स्टेटमेंट लें। चौधरी साहब, आप समझते हैं कि मियाँ साहब का बयान वाकई कोई बेज़रर सा बयान था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, बिला वजह रद्द-ए-अमल आया? मियाँ साहब का बयान काबिल मज़म्मत बयान है और अखलाक से गिरा हुआ बयान है, और मियाँ साहब को जो है ख़वातीन के बारे में गुफ्तगू करते हुए एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। वो 90 की दहाई में बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी उनकी और उनकी पार्टी ने निशाना बनाया, इंतहाई तस्दीक का निशाना बनाया। जलसों में उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंतहाई फजूल किस्म की गुफ्तगू की गई, असम्बली के अंदर की गई। उस वक़्त बहुत सारे लोग जो अभी चिल्ले भी काट के आए हैं ये भी उनमें शामिल थे, और उस वक़्त भी ख़वातीन को जो है IGI में जब ये दौर आया था उस वक़्त भी तहज़ीक का निशाना बनाया गया। और अब भी मियाँ साहब का प्रॉब्लम यह है कि मियाँ साहब 90s की सियासत से बाहर नहीं आ रहे, और उन्होंने क्योंकि सियासत
को पढ़ा नहीं है, सियासत को उन्होंने जिस जगह से सीखा है और जिनके हाथों से सीखा है वो भी कोई जो है ख़वातीन के बारे में कोई अच्छे नहीं रखते, ख्यालात नहीं। तो बिल्कुल जी, ख़वातीन को इनकरेज करना चाहिए कि वो सियासत में आए, ना कि जो आ रही हैं पॉलिटिकली एक्टिव हो रही हैं उनको डिस्करेज किया जाए। एक ब्रेक जी, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ मईशत की भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगे नाज़रीन ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ फिर से ऐसा लग रहा है कि ख़तरे की घंटियाँ जो हैं वो बज रही हैं। गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, फिर जो फ्यूल प्राइस हैं अगरचे आलमी मार्केट में कम हुए हैं उसका रिलीफ आवाम को उस तरह से नहीं मिल सका, उस पर भी एक सवाल है। महंगाई की शरह ख़तरनाक हद से ज़्यादा तजावुज़ करती चली जा रही है और उसके बाद अब हम देखें तो ये लेटेस्ट जो हफ्तावार महंगाई की शरह है वो 42% तक पहुँच चुकी है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। फिर IMF ने भी अब 70 करोड़ डॉलर की जो किस्त देनी है उसके हवाले से अगले माह उनका इम्कान है कि वो इजलास में इस पर फैसला करेंगे। तो क्या ये मिल जाएंगे पैसे, और फिर मिल जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली तो हम उसी एक गर्दाब में फंसे हुए हैं कि पैसे आ जाते हैं, हम कुछ महीने गुजार लेते हैं और फिर और पैसे मांग लेते हैं। तो ये इस सारे चुंगल में से निकलना कैसे, इसके कोई वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आती। इसी सेगमेंट में बात करेंगे, ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन करें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मईशत। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले तो फरमाइएगा कि ये हम देख रहे हैं कि अभी IMF से पहले पाकिस्तान की हुकूमत के भी मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, उनका वफ्द भी आया, जायज़ा लिया उसने। तो आपको लग रहा है कि जो 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त आनी थी उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, वो मिल जाएंगे पैसे पाकिस्तान को? 100% मिल जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो IMF का प्रोग्राम है ये एक हिकमत अमली है IMF की, अमेरिका की और पाकिस्तान की। वो ये है कि इस प्रोग्राम का मकसद मईशत को बेहतर बनाना नहीं है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि 2024 में IMF से हम एक बहुत बड़े कर्जे के लिए रुजू करेंगे जो कि 3 साल से ज़्यादा मुद्दत का होगा और उसकी शराइत जो है इंतहाई सख्त होंगी, कड़ी होंगी, सलामती के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के सनत और तजारत, ज़राअत, बरामदात के लिए और आम आदमी के लिए। तो हिकमत अमली इस वक्त जो ये है IMF की भी, कि वो नहीं चाहता कि उससे पहले पाकिस्तान का प्रोग्राम ख़राब हो। तो आपने देखा कि अभी जो बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि जी पहली मरतबा उन्होंने नहीं कहा कि आप ये करें, पेशगी शराइत नहीं की, बल्कि अब ये करें फ्यूचर के लिए प्रॉमिस मांगे हैं। इसका मतलब वाज़ेह है कि वो अप्रैल से पहले कोई मसला नहीं चाहते पाकिस्तान में। अप्रैल 2024 जबकि पाकिस्तान अप्रोच करेगा बड़े जो है वो कर्जे के लिए, नंबर 1 तो ये है, और वो हमारे लिए सख्त ख़तरनाक होगा। जहाँ तक मईशत की कारकर्दगी का ताल्लुक़ है, निगरान हुकूमत खुशकिस्मत है कि उसको पूरी सपोर्ट मिली फ़ौज की, बल्कि फ़ौज के अलावा पर्सनली मेरे इल्म में है कि आर्मी चीफ ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया। स्टॉक एक्सचेंज में गए, वो लोगों से मिल रहे हैं, सनत तजारत के लोगों से मिल रहे हैं, उलमा से मिल रहे हैं। पूरी उनकी कोशिश ये है कि मईशत में बेहतरी आए, लेकिन निगरान हुकूमत ने वो मौका ज़ाय कर दिया। और मैं आज अगर ये आपसे कहूँ कि जो भी ये कहें कि हमने तरक्की की है, सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई है जो बरकरार नहीं रहेगी। इसके अलावा रुपए की बिल्कुल नहीं रहेगी। उसके अलावा तिजारती खसारे में बेहतरी आई है, वो बरामदात से नहीं आई है। उन्होंने 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट 4 महीने में कम कर दी, जिसकी मईशत शरह नमो जो है वो आपकी 2.5% रहेगी। अगर मैं आपसे यह करूँ कि हमारी मईशत की शरह नमो जनूब एशिया के औसत से आधी से कम, हमारा स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट 3 गुना से ज़्यादा और हमारी महंगाई 4 गुने से ज़्यादा, तो आखिर हम चाहते क्या हैं? मैं ये सवाल इसलिए भी उठा रहा हूँ कि आप ये देखिए, बड़ी मेहरबानी करके हर पाकिस्तानी को सोचना है। उनको ये बात पता है कि इस साल जो हमारी FBR की आमदनी होगी उसमें से सूबों का हिस्सा आप दे दीजिए कानून के तहत, जो पैसा बचेगा उससे सूद 2400 अरब ज़्यादा होगा। तो अगर आप सूद के लिए भी अपने नहीं कर सकते तो फिर तरक्याती अखराजात, मुल्क का पूरा चलाना, तनख्वाहें, ये वो कहाँ से आएगा? वो कर्जे से आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरह आपने एक से ज़ायद बार ये जिक्र किया कि अप्रैल में जो IMF के साथ वायदा होगा वो इंतहाई सख्त होगा उस मुल्क की सलामती से लेके आम आदमी तक के लिए, तो आप माशाल्लाह से इस फील्ड के बादशाह हैं, आप हमें ये आसान लफ्ज़ों में ज़रा समझाएं कि इसके फिर मुतबादिल क्या हो सकता है? हम क्या
तरीका इख्तियार करके उन सख्तियों से भी बच जाएं और उस मुश्किल से भी निकल जाएं? जी, बड़ी अहम बात आपने की है, और मैं बता दूं कि जो नुस्खा मैं पेश कर रहा हूं वो 100% काबिल अमल है और 100% आईन पाकिस्तान के अंदर है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और 100% तकरीबन तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं उनके मंशूर का हिस्सा रहा है, लेकिन कभी उस पर अमल नहीं करते। नंबर एक, हम तो ये चाहते हैं कि जी आप 6 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए से कम जिनकी आमदनी है उनसे टैक्स ना लें, लेकिन उससे ऊपर जिस किसी की भी आमदनी है, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर जो 10 लाख से ज़्यादा है टैक्स लें, लेकिन टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और GST को आप कम कर दें और पेट्रोलियम लेवी और भत्ते को ख़त्म कर दें। तो इससे हमारी जो टैक्सों की आमदनी आज है उससे कम से कम आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के बाद 7,000 अरब रुपया ज़्यादा मिलेगा, जो ताकतवर लोग टैक्स नहीं दे रहे। अब मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ आपके इल्म है कि 20 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में रजिस्टर होती है। हमारा जो इसी तरह उसका नतीजा क्या निकला कि $100 का अगर GDP है तो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है 22, श्रीलंका कर रहा है 21 और हम कर रहे हैं 10। तो हम बरामदात के बजाय जाली रेमिटेंसेस मंगा के 111(4) के तहत मंगाते हैं, तो 111(4) को मनसूख कर दें, नो क्वेश्चन आस्क्ड, नहीं होगा। दूसरा ये था कि बरामदात जो है उससे दुगनी इंपोर्ट्स नहीं हो सकती, ये इसको बंद करें। और सबसे बड़ी अहम बात यह है, कानूनी ज़राए से मार्केट से डॉलर ख़रीद के पैसा बाहर जा रहा है, अब बैंकों के ज़रिए, ना भारत अलाउ कर रहा है, ना बांग्लादेश कर रहा है, ना कोई दूसरा। हम ये कहते हैं कि जो मार्केट से डॉलर ख़रीदते हैं तालीम के लिए, बच्चों के लिए पैसा भेज दें, खुदा न खास्ता इलाज मौलजा है वो उसके लिए भेज दें, उसके अलावा ना भेजें। इसके लिए अगर वो तैयार हैं तो ये कर लीजिए। दूसरा ये था कि तालीम और सेहत, उसके लिए कम से कम बजट जो इनके मंशूरों में भी है उससे हम तकरीबन 4,000 अरब रुपये कम मुख्तस कर रहे हैं, जिससे 24 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो दुनिया की सेकंड बड़ी तादाद है। तो ये नहीं हो सकता, हम ये तो इस सदी के आखिर तक भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो आप टैक्सों की आमदनी बढ़ाएं। लेकिन ये तो सर सारे बड़े लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, और ये तो जब कोई मुंतखब अगली हुकूमत आएगी तो होपफुली कि वो उस पर कुछ काम शुरू करे। लेकिन हमें तो इस वक्त भी मुसीबत ये बनी हुई है सर कि 42% पर महंगाई की शरह पहुंच चुकी है। इसको फौरी तौर पर कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है, और इसकी वजह क्या है कि हम महंगाई नहीं रोक पा रही? हालांकि अब तो डॉलर की भी प्राइस जो है कदरे उस तरह से 5-5, 10-10 रुपये नहीं बढ़ रही है, अब थोड़ी सी मुस्तहकम नज़र आती है, इसके बावजूद भी महंगाई बढ़ रही है। नहीं, ज़रा सा आप देख लीजिए कहाँ पर महंगाई, कहाँ से वो डॉलर जो था 12 जुलाई को 276 रुपये का था, आप चेक कर लीजिए। 12 जुलाई 2023 को 276 का, आज 287 का है। ये शोबाजी छोड़ दें, आप स्टेट बैंक की रिपोर्टें तो पढ़िए पहले। हमने गैस की कीमतें बढ़ाई, उससे गरीब आदमी जो था उसको 500 रुपये महीने का उसका बिल बढ़ गया। अब गैस की कीमतें फिर बढ़ा रहे हैं, उसके बाद बिजली के नर्ख भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि महंगाई जो थी, जो जिससे अवाम तबाह हो चुके हैं, वो अब मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है, अब उससे आगे नहीं जाएगी, कम होगी। लेकिन उस कमी के बावजूद खित्ते के मुल्कों से 3 गुना, ये याद रखें। उस वक्त ये तालियां बजाएंगे, ये हमने कम कर दी, हमें भी पता आपने कम कर दी, लेकिन आपने बढ़ाई क्यों थी? सट्टेबाजी करके, स्मगलिंग करके, और जो है इस तरीके से कौमी दौलत लूटने का मौका दिया गया है लोगों को। मैं आपको इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप ये देखिए कि इस वक्त इस हुकूमत के पास 41 लाख आदमियों की फहरिस्त है जिनके चोरी के असासे हैं। मुल्क का कानून मौजूद है, निगरान हुकूमत कानून तोड़कर चोरी के उन असासों पर जिनसे ये कि टैक्स ले सकते हैं, FIR के बगैर, अदालतों में जाए बगैर, पुलिस के पास जाए बगैर खुद ले सकते हैं, और अगर नहीं लेते तो कानून से इनहराफ करते हैं। इसके लिए तैयार नहीं है कि टैक्स चोरी के जो असासे हैं उनसे तकरीबन 1100 अरब रुपए इनको मिल सकते हैं चंद महीने के अंदर। तो मैंने जो नुस्खा आपको पेश किया था वो लॉन्ग टर्म नहीं है। वफाक अब सूबे जब हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे तो अभी से काम शुरू हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया है कि जी 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा जो अशिया ज़रूरिया महंगी फरोख्त करेगा। तो ये इस पर अमल दरामद हो सकेगा? क्योंकि पहले भी हम सुनते थे कि जी महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई कमेटियां बन जाएंगी, कोई छापे पड़ेंगे, ये होगा, लेकिन फिर भी वो जो एक इंतज़ामी तौर पर हमें नज़र आता था कि नहीं हो पाती थी महंगाई कंट्रोल। हर दुकान पर, हर मोहल्ले में अलग अलग रेट्स हैं, तो इसका क्या हल है फिर? देखिए, 2 बातें आप सुन लीजिए, जिम्मेदारी इसकी करेक्टनेस की मेरे ऊपर है। 2018 में एक टैक्स एमनेस्टी आई जो पार्लियामेंट ने पास की, ड्यूटी की दौलत को तहफ़्फ़ुज़, पार्लियामेंट के कोई अलावा कोई उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता था। 2019 में निगरान वजीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने
पार्लियामेंट की मंजूर से जो थी उसको तोसी कर दी, जो आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी थी, और उन्होंने कौमी दौलत लूटने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। ये मैं रिकॉर्ड पर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आइन को तोड़ा उन्होंने, इस खिदमत के बदले उनको अब 5 साल के बाद दोबारा ले आए। अब फिर वो कानून तोड़ के चोरी के एहसासों पर हाथ नहीं डाल रही, जो कि कानून तोड़ा जा रहा है। नंबर 1 तो ये हो गया। तो सबके इल्म है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो प्रॉपर्टी 20 करोड़ की है, जो 3 करोड़ में रजिस्टर हो रही है, वो डिप्टी कमिश्नर कर सकता है। तो ये जो कुछ कर रहे हैं, ये अपनी बातें कर रहे हैं। जब इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, वो बात भी ख़त्म हो जाएगी, फिर नई हुकूमत आएगी, नए ड्रामे करेगी। जो काम इनको करने थे वो नहीं कर रहे, ये टास्क फोर्स बना रहे हैं। अब आपसे पूछा कि भाई आपको आज जब उनको इख्तियार में आए कई महीने हो गए, तो वो बातें कर रहे हैं जिनका जिक्र आपने किया। तो भाई एक ऑर्डिनेंस तो ये भी तो मौजूद है कि जो चोरी के असासे हैं उनको 7 साल के लिए जेल भेजा जाएगा और उसको जब्त कर लिया जाएगा। ना आप जेल भेज रहे हैं, ना जब्त कर रहे हैं, आप तो टैक्स भी नहीं ले रहे। तो हम किस गलत फहमी से निकले कि अशराफिया की मईशत है, अशराफिया के मफाद में फैसले होते हैं। मीडिया का काम यह है कि आवाम को ये बताएं कि अगर वो क्रिकेट के मामले में इतने होशियार हैं कि अफगानिस्तान की शिकस्त और भारत की फतेह के लिए दुआएं कर रहे थे ताकि हम सेमीफाइनल में आ जाएं, तो आज ये दुआ क्यों नहीं करते कि इस हुकूमत पर दबाव डालें, पिछली हुकूमत पर दबाव डालें? नहीं डाला उन्होंने, अगली पे डालें। आज भी वही जिंदाबाद के नारे हैं, कोई तब्दीली नहीं आई है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस हुकूमत के दौर में स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया है, वो जो नीचे आ जाएगा। तिजारती खसारा कम हुआ है, जो कि इंपोर्ट्स कम करके किया है, बाकी बेशतर या मंजी है या आधा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जो फरमाया कि दुआएं करके, तो क्या आप समझते हैं सिर्फ दुआएं करके मामला हल हो सकता है? अगर दुआओं से मामला हल होता तो कश्मीर और फ़लस्तीन के मामला ना हल हो जाते। मैंने तो आपको तंजिया बात कही थी, आप जाके देख। जंडिया जी से खेल रहा था, पूरे मुसलमान जो है दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला काफिरों को फतेह नसीब करे कि वो आप सेमीफाइनल में आते। अवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि अपने लिए भी तो कभी दुआ करें कि अल्लाह, और अपने लिए भी तो दुआ करने के बाद अवाम पर दबाव डालें। ये अवाम पर अवाम जो है दबाव नहीं डाल रहे, हुकूमत को परवाह नहीं है। आप एक प्रोग्राम करते हैं 15 मिनट के लिए, उसमें रोना गाना हो गया। लेकिन सवाल ये, अवाम को अभी तक नहीं पता है कि हिंदुस्तान हमसे बेहतर हो गया है, महंगाई में श्रीलंका हमसे बेहतर है, बांग्लादेश हमसे बेहतर है, बरामदात में बेहतर है, फीका आमदनी बांग्लादेश की हमसे ज़्यादा है। हम एक बहरान की तरफ पड़ रहे हैं क्योंकि हम अवाम को कुचल के। सर, हम निकले ही कब हैं बहरान से? हम तो हर वक्त ही बहरान में होते हैं। अब सर ये फरमाइए जी। नहीं, बहरान में हर वक्त नहीं होते। जब आपको किस्त मिलती है तो आप बहरान मुलतवी हो जाता है। अब बहरान आर्जी तौर पर ख़त्म होता है, ये आप नहीं कह सकते। आज हम बहरान में नहीं है, लेकिन आर्जी तौर पर बहरान ख़त्म हुआ है, दोबारा आएगा आप में। और मैंने आपसे कहा कि 93 से अब तक हम 7-8 मरतबा IMF के पास गए। भारत 94 के बाद से आज तक नहीं गया। बांग्लादेश 2011 के बाद से अब गया है और हम 7 दफ़े गए। तो आपने ये फर्ज कर लिया है कि हमारा जिम्मेदारी है कि हम IMF के पास जाएं, आवाम को कुछ लें। हम ये आवाम को बताने में नाकाम रहे हैं कि हम IMF के पास जाके गठजोड़ करते हैं। हमारा अशराफिया का गठजोड़ है, बिजनेसमैन है, ताकतवर तबके हैं, पार्लियामेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, आला अदलिया है, उलमा मुफ्ती हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, ये सब मिल गए हैं और ये IMF से मिल गए हैं और आवाम कुछ ले जा रहे हैं। तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, ये जो शिकंजा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डॉलर पहले कम हुआ फिर दोबारा बढ़ने लगा, अब आपकी क्या प्रेडिक्शन है? ये डॉलर क्या प्राइस कहाँ पर जाएगा और ये क्यों दोबारा बढ़ गया? हम तो बड़े खुश थे कि जी जो ऐसे माफियाज थे, स्मगलिंग में मुलविस थे, उनके ऊपर क्रैक डाउन हुआ, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ और उसके बाद डॉलर जो था वो नीचे आया, लेकिन ये तो फिर बढ़ गया। देखिए, सितंबर में जब ये शुरू हुआ था तो मैंने 1 दर्जन चैनल्स पर और 3-4 अखबारों में ये कहा था कि ये आर्जी है, ये गिरेगा और ये 320 पे जाने वाला है इस साल के आखिर तक। हुकूमत को ये बात पता है, IMF को ये बात पता है। जब अपने मुल्क के साथ ये मसनूई है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, जब आपकी एक्सपोर्ट आधी है इम्पोर्ट से, जब सरमाए का फरार हो रहा है, FDI आपका आ नहीं रहा है और FDI जो भी थोड़ा बहुत बातें हो रही हैं वो परेशानी का खबरियार है। अगर वो आया तो पाकिस्तान की सलामती खतरे में हो जाएगी। रिकॉर्ड रेट में लेके आ रहे हैं आप। तो मुझे ये बताइए कि ये तो मैंने सितंबर से 1 दफ़े दर्जन दफ़े कहा है कि ये आर्जी है, आप कर चाहते नहीं है। अभी भी देखिए, जुलाई से अक्टूबर तक आपने $500 मिलियन के मोबाइल इंपोर्ट कर लिए। हम चाहते नहीं है, ये तो 320 पे जाने वाला है। मैंने पहले भी कहा, मैं आज फिर कह रहा हूँ, इस साल के, और ये बात हुकूमत को पता है। ये खिलवाड़ कर रहे हैं अवाम के साथ। अब ये वक्त आ गया है पाकिस्तान की सलामती के लिए कि हम अवाम को ये बता दें कि भाई आपकी जो है वो न मईशत की शरह नमू 2.5 रहेगी। बांग्लादेश, भारत की जो 6.5 के करीब है, बांग्लादेश 5 से ऊपर है। तो हम 2.5 में क्या कर चाहते हैं, आप मुझे बता दीजिए। 30 लाख आदमी हर साल नौकरी की तलाश में निकलते हैं क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, पढ़ लिख के निकल आते हैं। उनको 2.5% में ग्रोथ में आप कहाँ से देंगे, मुझे बता तो दे कोई, जबकि महंगाई जो है 26% है। तो ये बातें आवाम को नहीं समझ में आ रही या वो समझना नहीं चाहते।
और हुकूमत पर कोई दबाव नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं इस हुकूमत पर, मैं अगली हुकूमत पर होगा, कोई नहीं कर रहा है। सब जो है अशराफिया की मईशत, माफिया सरगर्म अमल है, ये सब माफिया का खेल है और कुछ भी नहीं है। अवाम कुछ ले जा रहे हैं, तो आप अगर अवाम कुछ ले जा रहे हैं और कीमत अवाम ही भुगत रहे हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू भी है और आपको लग रहा है कि कोई आगे चलकर मामलात में बेहतरी आ सकती है? क्योंकि अभी तक तो हमें यही लग रहा है, जो अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की, कि फॉर द टाइम बिंग हम कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन तो हमें नजर नहीं आ रहा है। नहीं, इसका कोई, जो डॉक्टर साहब ने बातें की हैं वो काफ़ी खौफनाक बातें हैं, लेकिन हकीकत है। यही बातें जो है वो गौस पाशा साहब ने भी की हैं, मैं सुन रहा था उनको भी अगले दिन। और जो पाकिस्तानी मईशत के ऊपर बहुत गहरे काले बादल हैं, लेकिन समाअ अदर जो है, ये जो अभी पार्टी जो कि इक़्तिदार में आने वाली है, उनकी सफ़ों में इसको लेके किसी किस्म का कोई जो है वो अबहाम नहीं है, या वो इस चीज़ से कोई परेशान नहीं है। तो ऐसा लगता है कि वो जो एक अभी तक जो मामलात एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंटरनेशनल हमारा बॉन्ड जो है उसकी भी वैल्यू जो है वो कम हुई है, और इसलिए जो बॉन्ड जो है वो नहीं जारी किया गया दोबारा, और जो पैसे आने थे वो जिसका कहा गया था वो भी नहीं आए, और मुझे नहीं लगता कि जल्द माजी मुस्तक़बिल करीब में किसी किस्म की आपको इमदाद मिल सके। तो मुआशी और इक़्तिसादी महाज के ऊपर तो हालात काफ़ी दगरगू हैं। ठीक, लेकिन इमरान साहब, अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत को बड़ी सपोर्ट थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, और उन्हें पूरा काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात भी दे दिए गए थे, नॉर्मल से ज़्यादा इख्तियारात थे उनके पास, जो आम तौर पर निगरान हुकूमत के होते हैं। तो आप समझते हैं कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि वो कुछ बेहतरी लाते हैं, या ये उनका काम ही नहीं है, ये तो अब अगली हुकूमत ही आके देखें, ये उनका काम ही नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वैसे तो वो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनके नहीं हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। तो मामला ये है कि उनके साथ आप देखें, वो तो लॉन्ग टर्म में ना को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक अलविया ये भी तो है ना कि यहाँ एक हुकूमत करती है, अगली हुकूमत आके उसको डिसऑन कर देती है। तो यहाँ मुस्तकिल हुकूमतों की बात अगली हुकूमत कंटिन्यू नहीं करती, तो निगरान की कहाँ से करेगी? दूसरी बात ये है कि जो इंटरनेशनली मालियाती इदारे हैं, वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या कोई भी हो, वो जो प्रॉपर अरेंजमेंट हैं वो मुस्तकिल हुकूमतों के साथ ही करते हैं। इस तरह से निगरान हुकूमतों के साथ वो नहीं करते, डील उस तरह से नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो वो नहीं, कोई भी सियासी जमात जो हमारी है उसने इस पर कोई काम नहीं किया। और मेरा ख्याल है कि जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, किसी को शायद इसका फ़िक्र भी नहीं है। फ़िक्र है तो सिर्फ ये कि हम इक़्तिदार में कैसे आ जाएँ, हम मंजूर नज़र कैसे बन जाए, और किसी चीज़ का फ़िक्र नहीं। चलिए जी, प्रोग्राम को आज यहीं पर समेटते हैं नाज़रीन। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।